हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पहले से क्लास का शेड्यूल बनाया गया है कि अब एक साथ 2 लेक्चर सीरीज को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री, पीछे 2 लेक्चर आपको मिला हुआ था, अगला लेक्चर अब मॉडर्न हिस्ट्री पे ही आएगा। कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस कैसे आगे बढ़ती है और नेशनल मूवमेंट कैसे आगे बढ़ता है उस पर तो आगे अब लेक्चर आएगा। आज के लेक्चर में हम बातचीत करेंगे पॉलिटी, जो कल का वीडियो अपलोड हुआ था उसी पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत पार्लियामेंट या संसद एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और भारत के प्रत्येक एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इस प्रकार इस मतलब उद्देश्य से इस टॉपिक को तैयार किया गया है। तो पार्लियामेंट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे और संसद के बारे में एक विस्तृत चर्चा मैं आपके साथ इस लेक्चर के माध्यम से करूंगा। एक वीडियो में ये तमाम पूरे संसद के टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, तो इसके लिए 4-5 क्लासेस लेना पड़ेगा। तो 4-5 वीडियो इससे रिगार्डिंग मिलेगा पार्लियामेंट और इससे संबंधित तमाम चीज़ों के लिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट टॉपिक आज से हम स्टार्ट करेंगे। पीपीटी तो आपको सामने दिख रहा होगा, आप चाहें तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप जो लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसका क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके अपना खुद का क्लास नोट्स आप तैयार कर लेंगे। पूरा काफ़ी अच्छे तरीके से वो क्लास नोट्स बनाया गया है। बहुत सारी किताब एम लक्ष्मीकांत और वेयर एक्ट के साथ साथ डी बसु, ये तमाम किताबों को रेफरेंस लेते हुए लेक्चर और नोट्स को तैयार किया गया है। तो आप उस तमाम चीज़ों को बना लेंगे, ठीक है। तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज ऑनलाइन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करता है, जो बैनर आपको सामने दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर, किसी भी और अधिक जानकारी के लिए आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और या कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस वगैरह भी कोई करते समय किसी क्वेश्चन पे कोई इशू आ जाए तो आप मुझसे इस पे हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल है कोचिंग का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, जिसके माध्यम से आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक इस चैनल को तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही वीडियो आते रहेगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेगा। लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के नाम से ही इसका टेलीग्राम चैनल है। सभी मटेरियल्स है वो इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। अपना फेसबुक पेज भी है लक्ष्य सिविल सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव जोन। तो आइए बढ़ते हैं हम और बात करते हैं संसद के बारे में। तो संसद के बारे में हम बात करते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भारत के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका मतलब जुडिशरी क्या होता है और एग्जीक्यूटिव क्या होता है और लेजिस्लेचर क्या होता है। तो ये आपको दिख रहा है विधायिका। तो विधायिका में तो कल ही बताया था कि एक संसद होता है जो केंद्र सरकार यहाँ पे कानून बनाती है, और दूसरा होता है विधानमंडल, यानी राज्यों में विधानमंडल होता है, ठीक है। तो एक होता है संसद और दूसरा होता है विधानमंडल। और भारत में जितना सारा कानून बनाने की जिम्मेदारी है ना, ये तमाम कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका के पास है। यद्यपि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास अध्यादेश के माध्यम से ही कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, परंतु वो भी एक सीमित समय के लिए ही होता है। अंततः उसको पार्लियामेंट या विधानमंडल से पारित कराना ही होता है। तो इस रिगार्डिंग देखा जाए तो विधायिका का समस्त कार्य है, यानी जितना उसका कार्य है विधि और नियम या कानून को क्या करना, बनाना। तो विधायिका का मात्र काम है, भारत में जितने सारे कानून बनेंगे ये तमाम कानूनों का निर्माण कौन करेगी, विधायिका करेगी। विधायिका की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए विधायिका है संसद और स्टेट गवर्नमेंट के लिए विधायिका है विधानमंडल। अब जो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका इस पर जज करती है कि ये सही से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। तो आइए बढ़ते हैं इसी विधायिका के अंतर्गत। अब ये संसद टॉपिक पे हम बात करेंगे और संसद के बारे में A to Z जितना हो सकता है वो तमाम बातें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए संसद पे बात करते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि अब संसद के बारे में एक ओवरऑल सबसे पहले आप ये समझ लेते हैं कि विधि क्या, कानून क्या होता है और बिल क्या होता है। आप सुनते होंगे बिल, इसका बिल, और एक सुनते होंगे कानून। इसी को आप इंग्लिश में एक्ट भी बोलते हैं। इसी को कानून को हिंदी के नाम से आप अधिनियम भी बोलते हैं या इसी को अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। इसी को एक्ट भी बोलते हैं, इसी को कानून भी बोलते हैं। लेकिन बिल और कानून में अंतर है, इस दोनों में अंतर है। अब देखिए बिल क्या होता है। बिल सामान्यतः मतलब वो कानून बनने का पहले का प्रोसेस है। जब ये बिल संसद के दोनों सदन जो होता है, संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति का सिग्नेचर लग जाता है और साथ ही साथ राष्ट्रपति का सिग्नेचर लग जाता है,
तो यही बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर लग जाता है तो यही बिल क्या होता है, कानून या अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। जैसे हम बात करें जीएसटी का, तो जीएसटी सबसे पहले एक बिल तैयार हुआ होगा, यानी जीएसटी बिल बनेगा। जीएसटी बिल कैबिनेट से पारित मतलब कैबिनेट से अप्रूवल जैसे मिलेगा, ये जीएसटी बिल संसद में रख दिया जाएगा। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, वो साधारण विधेयक के तौर पर अगर पारित होता है तो लोकसभा में सपोज करिए रखा जाएगा। तो जीएसटी बिल पहले लोकसभा से पारित होगा, फिर लोकसभा से पारित होने के पश्चात ये राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से पारित होने के पश्चात ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देगा तो यही जीएसटी बिल जीएसटी एक्ट में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यही जीएसटी अब क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार से बिल क्या होता है, कानून के बनने का पहले का प्रोसेस होता है जब ये संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यही बिल अब क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो आई होप ये बिल और कानून का अंतर आप समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं संसद के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार के विधायिका है, यानी एक काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है संसद, यानी केंद्र सरकार का जितना सारा कानून बनता है इसी संसद के माध्यम से बनता है। अगर बात करें संसद किन किन लोगों से मिलकर बनता है, तो अनुच्छेद 79 में यानी अनुच्छेद 79 में ये डायरेक्ट लिखा गया है कि संसद किन किन लोगों से मिलकर बनेगा। तो संसद एक तो लोकसभा से लोकसभा और इसके साथ साथ राज्यसभा और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट, तो इन तीनों लोगों से मिलकर संसद बनता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यद्यपि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, न तो वो संसद के कभी बैठक में भाग लेता है, परंतु फिर भी ये राष्ट्रपति, या यहाँ पे देखें तो फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल अगर पारित हो जाता है, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा, यानी जब तक राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर नहीं बनेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। इसलिए कानून बनाने के प्रोसेस में राष्ट्रपति का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए माना जाता है कि पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। क्यों अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा। आइए बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो ये बात करते हैं भारतीय संसद, अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा की गई है। 3 लोगों से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। संसद के एक सामान्य डिफिनेशन पूछे कोई आपसे तो आप लिख लेंगे, यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है जिसका गठन उपयुक्त तीनों यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। संसद केवल लोकसभा राज्यसभा से नहीं बनता है, राष्ट्रपति से यानी तीनों से मिलकर बनता है। भारत अनुच्छेद 79 में यह बात लिखा हुआ है। आगे देखिए संविधान के भाग 5 में, यानी कल जो भाग मैंने बताया था तो संविधान के भाग 5 में, भाग 5 के तहत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 यानी भाग 5 का जो अध्याय 2 है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद इतना में इसका वर्णन किया गया है। नोट, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अभी मैंने ऊपर बताया है संसद से पारित कोई भी विधेयक कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही बनता है, परंतु वह न तो संसद का सदस्य होता है और न ही संसद में बैठता है। तो सामान्य सा मतलब अगर भारतीय संसद के बारे में हम बताएं तो केंद्र सरकार की विधायिका है, यानी मोदी गवर्नमेंट को जितना भी कानून बनाना होगा वो संसद के माध्यम से बनाएगी। अनुच्छेद 79 के तहत यानी अनुच्छेद 79 के तहत संसद 3 लोगों से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आगे इसमें यह भी है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के पश्चात कोई विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लग जाएगा। यद्यपि फुल मेजोरिटी यानी 245 के 245 और 545 के 545 मेंबर का ही समर्थन क्यों न हो जाए, जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं लगेगा तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। ठीक है, आइए अगर बात करें राज्यसभा के बारे में तो लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या समझ गए हैं कि संसद का ये दोनों सदन है और संसद के बनने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बात करते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा की बात करते हैं, संविधान का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। पहले इसका राज्यसभा का नाम था पहले राज्य परिषद, यानी इस राज्यसभा को पहले क्या नाम दिया गया था, राज्य परिषद। बाद में इसे चलकर राज्यसभा के नाम से जाना गया। इस आगे बात करें तो इसे उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है। अब देखिए संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। ये सामान्यतः ऐसी धारणा है कि उच्च सदन है और द्वितीय सदन है। ठीक है, इसके चयन राज्य, इसमें जो मेंबर आते हैं वो राज्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी राज्य विधानसभा के लोग विधानसभा के मेंबर इनकी चुनाव करते हैं।
इसका कार्यकाल 6 साल है, अस्थायी है। इसकी न्यूनतम आयु है 30 साल। इसकी अध्यक्षता राज्यसभा का कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए बात करते हैं अब इसकी संरचना पूरी तरह से राज्यसभा में कहाँ से कितने लोग आते हैं, इस पे हम एक बार नजर डालते हैं। तो राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या अगर बात की जाए तो राज्यसभा की अधिकतम सीट कितना है? 250। यानी टोटल राज्यसभा में अधिकतम सीट कितने हो सकते हैं? 250। और ये डिसीजन लिया गया है 84वें संविधान संशोधन 2002 में ये बात मतलब तय किया गया, और 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 2026 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है? 250। अब आपको मालूम है कि भारत की अगर बात करें तो भारत में कुछ राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे वर्तमान में बात करें तो 28 राज्य हैं और इसके साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेचर यानी वहां के विधानमंडल है। एक तो दिल्ली है और एक पुदुचेरी है और एक जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पे तीनों जगह पे विधायिका है। तो आइए बात करते हैं 250 सदस्य कहाँ से आएंगे। तो इस 250 सदस्यों में तो मनोनीत सदस्यों की संख्या होगी 12 और निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी 238। अब बात करते हैं कि निर्वाचित किसको बोलते हैं और मनोनीत किसको बोलते हैं। इस पे थोड़ा सा एक बार आप ध्यान दीजिए। निर्वाचित सदस्य किसको बोलते हैं? निर्वाचित सदस्य उसको बोलते हैं उसका बोलते हैं जिसका चुनाव हुआ हो, मतलब वो चुनाव के माध्यम से चुनकर गया हो। अब ये मायने नहीं रखता कि ये चुनाव प्रत्यक्ष है या ये चुनाव अप्रत्यक्ष है। किसी भी माध्यम से ये चुनाव जीत कर जाता है तो इसको हम बोलते हैं ये कौन सा है जी? निर्वाचित मेंबर है। ये क्या बोला जाएगा? निर्वाचित मेंबर। प्रत्यक्ष चुनाव होगा या अप्रत्यक्ष चुनाव। अब मुद्दा बनता है कि प्रत्यक्ष चुनाव किसको बोलते हैं। तो जनता जिसमें डायरेक्ट वोटिंग करती है, यानी जनता जिसमें डायरेक्ट वोटिंग करती है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन। जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष इलेक्शन। अगर इसका बात करें तो आपके यहाँ मुखिया का जो चुनाव होता है, नगर पालिका का जो चुनाव होता है, इसके साथ साथ लोकसभा का जो चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, इन तमाम जगहों पे जनता प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करती है और जनता वहां पे वोटिंग करती है, इसलिए ये क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव है। एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी जनता इसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगले प्रतिनिधि का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। यानी डायरेक्ट इसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। अगर बात करें तो प्रेसिडेंट का चुनाव भी इसी बिहाफ पे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपके गाँव के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं, तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष। हमारे और आपके द्वारा संसद के सदस्य चुन दिए गए और विधानमंडल के सदस्य चुन दिए गए, यही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग। तो अप्रत्यक्ष चुनाव किसको बोलते हैं? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगले प्रतिनिधि का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। इसके साथ साथ अभी राज्यसभा का भी चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता है। और इसके साथ साथ एक और होता है विधान परिषद, तो विधान परिषद का भी चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता है। अब तो पहली बात तो निर्वाचन किसको बोलेंगे? जो चुनाव के माध्यम से आया हो। अब ये मैटर नहीं करता है कि वो प्रत्यक्ष चुनाव है कि अप्रत्यक्ष है। फिर मनोनीत किसको बोलते हैं? मनोनीत या इसी को बोलते हैं नॉमिनेट किया गया है। तो मनोनीत उसको बोलते हैं जिसका चुनाव नहीं हुआ हो, मतलब जो किसी भी माध्यम से चुनकर नहीं जाएगा, इसको डायरेक्ट राष्ट्रपति क्या कर देगा? इस सदन में भेज देगा, इसको हम बोलते हैं मनोनीत। तो जिसका चुनाव हुआ वो निर्वाचित, जिसका चुनाव नहीं हुआ हो वो मनोनीत। तो इस तरह से अगर बात करें तो भारतीय संविधान में अगर बात करें तो राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत हैं और ये 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। ठीक है, यानी इनको 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब ये जो 12 लोग होंगे राष्ट्रपति द्वारा कला, 4 सेक्शन संविधान में लिखा गया, कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा, इससे जुड़े हुए चारों क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। तो 12 लोगों को राष्ट्रपति डायरेक्ट सदन में क्या कर देगा? मनोनीत कर देगा। तो ठीक है, तो 12 लोग। बाकी 238 लोग राज्यों से आएंगे, यानी 238 लोग निर्वाचित होकर राज्यों से पहुंचेंगे। अगर इसकी बात करें तो टोटल राज्यों से, तो इसमें राज्यों की हिस्सेदारी है 231 और केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी है 7, यानी 231 अधिकतम आएंगे राज्यों से और 7 आएंगे कहां से? केंद्र शासित प्रदेशों से। तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर से ये 7 आएंगे। तो ये तो हुआ एक अधिकतम सदस्यों की डाटा। वर्तमान में क्या मतलब सिनेरियो है वहां पे राज्यसभा में, इस पे बात करते हैं। अगर वर्तमान में बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245, यानी वर्तमान में इस समय राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितना है? 245। इसमें से 12 लोग मनोनीत हैं। 12 लोग कौन मनोनीत होंगे? यहाँ पे लिखा है साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से जुड़े हुए 12 लोग राष्ट्रपति डायरेक्ट इनको मनोनीत किसको बोलते हैं? जो चुनाव नहीं लड़ा है, डायरेक्ट राष्ट्रपति ने उनको दिया है। 233 लोग वर्तमान में निर्वाचित हैं
यानी 233 लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर पहुंचे हुए हैं। इसमें से 226 लोग राज्य से हैं और 7 लोग केंद्र शासित प्रदेश से हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 3 लोग दिल्ली से हैं, 4 लोग जम्मू कश्मीर से और 1 कहाँ पे है, पुदुचेरी से। यानी इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों से कुछ लोग मतलब 7 लोग जाएंगे कहाँ पे, राज्यसभा में। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी यूटी से यानी बाकी जो 5 केंद्र शासित प्रदेश है वहां से सदस्यों की संख्या क्यों नहीं शामिल किया गया है। तो संविधान में चूंकि इनके चुनाव के लिए राज्य विधानसभा के मेंबर चाहिए, तो राज्य विधानसभा इन्हीं तीनों यूटीज में है, दूसरे बाकी 5 यूटीज में विधानसभा नहीं है, इसलिए सामान्य तो वहां से कोई मेंबर राज्यसभा में शामिल नहीं है। राज्यों से कितना है, 226। ठीक है, अगर फ्यूचर में मान लीजिए कि अधिकतम सीट 250 है, अभी संख्या कितना है 245, तो वर्तमान में अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, 5। तो ये 5 कहाँ पे बढ़ेगी, यूटीज में बढ़ेगी या राज्य में बढ़ेगी। अब आप सोचकर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5 सीट अगर फ्यूचर में 2026 के पहले ये सीट बढ़ती है तो ये 5 सीट राज्यों में बढ़ाए जाएंगे या केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा के बारे में कुछ परीक्षा से संबंधित फैक्ट आप समझिए और परीक्षा के बारे में सिर्फ यहाँ से आने वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। राज्यसभा का गठन, जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 80 है उसमें राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है, बात कही गई है। ये उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कि उच्च सदन और द्वितीय सदन मतलब ऐसी धारणा है, संविधान में ऐसे कहीं नहीं लिखा गया है कि राज्यसभा उच्च सदन होगा या द्वितीय सदन होगा। इसकी प्रतिकृति यानी संज्ञा यानी ये राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जो राज्यसभा है वो लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं, अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है, अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का बंटवारा दिया गया है। अब किस स्टेट में कितने सीट होंगे इसका बंटवारा संविधान की 4थी अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। अब सीटों के बंटवारे की बात करें तो सीटों का बंटवारा अगर देखें तो इसके हिसाब से यानी 4थी अनुसूची के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा में इनकी सीट है 31, यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है 31। अगर बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, यानी दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, यहाँ पे सीटों की संख्या है 19। अगर तीसरे स्थान पे बात करें तो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे सीटों की संख्या है 18। अगर बिहार की बात करें और इसके साथ साथ एक और माफ़ करिएगा, ये तमिलनाडु का है 18, तमिलनाडु का है 18 और बिहार और वेस्ट बंगाल का एक ही साथ है 16। ये टॉप 5 स्टेट है जहां पे राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है 4थी अनुसूची के हिसाब से। अगर भारत की बात करें तो भारत में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, मुखिया, सरपंच, वार्ड वगैरह जितने सारे हैं ये पूरा डिवीजन जनसंख्या के आधार पे किया गया है, यानी जिस स्टेट की जनसंख्या ज़्यादा वहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा। इस हिसाब से देखें तो राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश के सीट की संख्या ज़्यादा, लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा इसलिए सीट की संख्या, विधानसभा भी सीट सबसे ज़्यादा है, विधान परिषद भी सीट सबसे ज़्यादा है, मुखिया, सरपंच, तमाम सीटें उत्तर प्रदेश में ही क्या है ज़्यादा है। तो ये टॉप 5 स्टेट आप दिमाग में रखिएगा और लास्ट में तो बहुत सारे स्टेट में एक सीट है, तो इसका ये डिवीजन है। अगर यूएसए की पार्लियामेंट की बात करें तो जैसे भारत की संसद की लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही यूएसए में भी है। यूएसए की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, मतलब यहाँ का जो संसद है वो कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अब वहाँ के भी 2 सदन हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है सीनेट, नाम सुने होंगे सीनेट के बारे में, तो दूसरा सदन है सीनेट। तो भारत में जिस तरह से लोकसभा वैसे ही वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और भारत में जैसे राज्यसभा है वैसे ही वहाँ पे सीनेट है। तो सीनेट की सामान्य व्यवस्था है कि वहाँ पे प्रत्येक मान लीजिए कि 50 स्टेट है यूएसए में, तो वहाँ प्रत्येक स्टेट के लिए 2-2 सीट है, यानी वहाँ पे छोटा बड़ा स्टेट कोई भी हो 2 सीट उसको उच्च सदन में दिया गया है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा किया गया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं योग्यता, यानी राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। तो पहला इसकी योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, यानी कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा का सांसद बनना है तो उसे भारत का नागरिक होना क्या है, अनिवार्य है। यानी भारत का नागरिक, स्टेट की नागरिकता इसमें नहीं चाहिए, आप ध्यान रखेंगे। यानी अगर
गुजरात में सीट खाली होता है तो बिहार का भी व्यक्ति गुजरात से राज्यसभा से मेंबर बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी पूरे भारत में कहीं का व्यक्ति किसी भी स्टेट से राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। दूसरा इसका कंडीशन है न्यूनतम उम्र कितना हो, तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। तीसरा अगर बात करें तो लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, तो लाभ का पद धारण करना मतलब किसी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा बात करें तो पागल या दिवालिया ना, पागल तो पागल नहीं होता है। दिवालिया बात करेंगे मतलब दिवालिया सामान्य तो उसको बोला जाता है जिसकी परिसंपत्ति से ज्यादा वो उसने मतलब सरकार से कर्ज ले लिया है, मतलब सरकार उसके तमाम संपत्ति को भी भेज देगी तो उस कर्ज को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोगों को सुनते होंगे कि इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे लोग भी राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पांचवा अगर बात करें तो न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा सुना दी गई हो वह व्यक्ति उस अवधि के लिए और 6 वर्ष तक वो संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसका क्या मतलब है, एक स्लाइड में आपको लूंगा और इसको समझते हैं कि इसका क्या कहने का मतलब है। अब देखिए, आप सुनते होंगे कि कोई व्यक्ति पे अभी केस चल रहा है तब तक वो चुनाव लड़ता है, या बहुत सारे सांसद विधायक जो चुनाव लड़ते हैं उसमें बहुत सारे केस चल रहा है। तो केस चलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जब तक केस का जजमेंट और उनको मतलब जजमेंट नहीं आ जाता, उनको कितने साल तक जेल होता है ये नहीं पता चल जाता, तब तक वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से क्या है, एलिजिबल है। वैसे ही राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा दी जाती है तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1 ही वर्ष की सजा दी जाती है तो आराम से वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन 2 वर्ष या इससे अधिक से देती है तो वो 2 वर्ष और अगले 6 वर्ष तक भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कोई व्यक्ति है, इसको 5 वर्ष के लिए सजा दिया न्यायालय ने, तो ये 5 वर्ष तो चुनाव नहीं लड़ेगा, इसके साथ साथ अगले 6 वर्ष भी ये चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे लालू यादव के केस में आप देखते होंगे, लालू यादव को 5 साल की सामान्यतः केस है, अगले 6 साल यानी 11 साल के बाद ही इनको चुनाव लड़ने की छूट होगी। तो 2 वर्ष से अगर कम सजा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा है तो वो वर्ष आप जो मतलब उसको काटेंगे प्लस 6 साल। आइए बात करते हैं चुनाव कैसे होता है। तो चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान से संबंधित विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब अगर बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16, तो 16 लोगों का जब भी चुनाव होगा राज्यसभा से तो यहाँ पे कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, विधानसभा के जो बिहार विधानसभा के लोग हैं ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। यहाँ पे जनता डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है, इसलिए आपको अंदाजा लग गया होगा कि अब यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका सीट की काउंटिंग निकालने का ये फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान में ले लेंगे तो ठीक है। तो ये हुआ योग्यता, ये हुआ चुनाव का प्रोसेस। अब चुनाव अगर व्यक्ति जीत जाता है तो चुनाव जीतने के पश्चात उसका कार्यकाल बात करें तो राज्यसभा पहली बार इसका गठन हुआ था 1952 में। इसका कार्यकाल अब चूंकि एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। अगर इसकी कार्यकाल बात करें तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, ठीक है। तो एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि का निर्धारण नहीं किया है, इसे संसद पर छोड़ दिया है। इसी के आधार पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर इसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। आइए समझते हैं इसका क्या कंडीशन है। अब देखिए, संसद का जो राज्यसभा है तो राज्यसभा में अभी बात करते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण ये कभी भंग नहीं होता है, यानी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। तो फिर आप सोच रहे हैं कि जो मेंबर अगर चुनाव जीत जाता है, अगर कोई सदस्य चुनाव जीत जाता है तो क्या ये आजीवन बना रहेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत तय किया गया है कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा। अब कभी भंग नहीं होते, यानी मेंबर तो एनी टाइम रहते हैं, 6 वर्ष होगा। और प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी 2 वर्ष के पश्चात, यानी 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य यहाँ से क्या कर लेंगे, रिजाइन कर लेंगे। फिर 1/3 नए सदस्यों का चुनाव होगा, फिर 1/3 अगले 2 वर्ष के पश्चात रिजाइन कर लेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कि 2010 की बात करते हैं, तो 2010 में मान लीजिए कि 3 व्यक्तियों का चुनाव हुआ, A, B, C। 2012 की बात करते हैं, 2012 में अगर 3 व्यक्तियों का चुनाव होता है, D, E, F। 2014 की बात करते हैं, 2014 में G, H, I। अब 2016
अब इसके हिसाब से देखा जाए तो इनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो ये टोटल मान लीजिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 9, तो इनका 6 वर्ष कार्यकाल इनका पूरा होगा। तो इनका कार्यकाल जैसे ही 2006 में ये 1/3 ये सीट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो 1/3 सीट ये भी सीट ये जैसे खाली होगा, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे चुनाव करेगा तो हो सकता है कि यही जीत कर आ जाए या दोबारा जीत कर। तो मान लीजिए कि छोटा ए, छोटा बी और छोटा सी ये तीनों चुनाव जीत कर आते हैं, फिर जाहिर सी बात है कि फिर 1/3 खाली होंगे कब, 2018 में। तो 2018 में किनका कार्यकाल पूजेगा 6 साल, इनका बुझ जाएगा 2012 वालों का। तो अब इनका सीट खाली होगा और ये इनका सीट खाली, तो फिर 2018 में चुनाव होगा। तो मान लीजिए कि छोटा डी, छोटा ई और छोटा एफ चुनाव जीत कर आता है। फिर आगे हम 2020 में, तो 2020 में अब किसका कार्यकाल, 2014 वाला, तो फिर इनका सीट खाली होगा और 1/3 सदस्यों का क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य खाली होते हैं और फिर 1/3 सदस्यों का क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे तो ये तो फिर 1/3 ही चुना जाएगा। लेकिन 1952 में क्या हुआ, 1952 में तो एक ही साथ राज्यसभा का तमाम लोगों का यानी 245 लोगों का चुनाव किया गया, माफ कीजिएगा 233 लोगों का चुनाव कर दिया गया। अब इनका एक ही साथ कार्यकाल पूरा होगा यानी 52 बात करें तो 1958 में एक ही साथ कार्यकाल पूरा होगा। अब 1958 में क्या एक ही साथ जब कार्यकाल पूरा होगा तो इन लोगों को मतलब हटा दिया जाए, एक ही साथ कैसे हटेंगे, तब वहां पे लॉटरी सिस्टम को अपनाया गया। 1954 में तो 1/3 सीट खाली करना है, 1956 में 1/3 सीट खाली करना है, तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम अपनाया गया। इसके माध्यम से किया गया कि एक लॉटरी डाला गया 1/3 सदस्यों का, जिसका लॉटरी में आ गया 1954 में ही उनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त। यानी वो व्यक्ति अब नहीं बोल सकता है कि मेरा कार्यकाल 2 ही साल हुआ 52 से 54, उसको बोला जाएगा भाई लॉटरी में आपका नाम आया है, 2 वर्ष में उनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त। एक बार यही प्रक्रिया अपनाई गई 1956 में, फिर 1/3 सदस्यों का लॉटरी निकाला गया और फिर 1/3 सदस्यों को लॉटरी के माध्यम से माइनस कर दिया गया। फिर 1958 से ये सीक्वेंस बन गया कि प्रत्येक दूसरे साल 1/3 रिजाइन लेंगे और 1/3 नए सांसद जुड़ जाएंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये तमाम बातें थी। अब देखिए शपथ या प्रतिज्ञान, संसद के यहाँ पे देखें, संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के पूर्व मतलब राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। सामान्यतः उपराष्ट्रपति इन लोगों को शपथ दिलाता है, यानी सदन का सभापति या राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को अगर नियुक्त करता है तो उनके शपथ ग्रहण वही दिलाता है। तो ये ओवरऑल आपका राज्यसभा के बारे में तमाम बातों मतलब है, आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। राज्यसभा का गठन, योग्यता और ये चुनाव और ये कार्यकाल। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। आगे अगर बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा में क्या कंडीशन है इसको समझते हैं। तो आइए सबसे पहले अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया। 1954 से पहले इसे जनता का सदन या निम्न सदन इसे जनता का सदन कहा जाता था, यानी राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था 1954 से पहले, और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। लेकिन 1954 में इसका जनता का सदन से नाम बदलकर इसे कर दिया गया लोकसभा, यानी लोगों की सभा, यानी डायरेक्ट ये जनता, भारतीय जनता का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यहाँ पे चयन में देखेंगे आम जनता के द्वारा मतदान प्रक्रिया से ये चुने जाते हैं। कार्यकाल 5 साल होता है, न्यूनतम आयु 25 साल होता है। इसकी लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ये कुछ विशेषताएं हैं, आप इस पर भी ध्यान देंगे। आइए बात करते हैं इसकी अधिकतम सदस्यों की संख्या की। इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या किस प्रकार से निर्धारित की गई है। तो जिस तरह से राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या थी, वैसे लोकसभा के भी अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552। तो 552 में 2 लोग मनोनीत होंगे और बाकी जो होंगे 550 वो होंगे निर्वाचित। 2 लोग जो मनोनीत होंगे वो एंग्लो इंडियंस होंगे। एंग्लो इंडियंस या आंग्ल भारतीय इनको बोलते हैं। आंग्ल भारतीय उनको बोलते हैं जिनका मान लीजिए कि कोई भारतीय महिला है, वो किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेते हैं, उनसे उत्पन्न जो संतान होता है उसी को एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या कर सकता था, मनोनीत कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। नोट 2020 में यह अप्रभावी हो गया है। अनुच्छेद ये 333 है। तो 2020 से अब कोई भी एंग्लो इंडियन लोकसभा में मतलब मनोनीत नहीं होता है, यानी ये प्रावधान अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, अभी कोई मनोनयन का प्रावधान नहीं है। तो अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 550, जिसमें से राज्य यानी भारत के 28 राज्यों से आएंगे 530 और केंद्र शासित प्रदेश यानी भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल आएंगे कितने, 20। ये तो हुआ अधिकतम सदस्य। आइए देखते हैं कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 545।
545 में 2 मनोनीत, तो मनोनीत का प्रावधान समाप्त, इनका कहानी समाप्त। निर्वाचित अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 543, जिसमें से राज्य यानी भारत के 28 राज्यों से कितने टोटल मेंबर आएंगे, 524, और केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल कितने मेंबर आएंगे, तो 19। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली से 7 मेंबर हैं, जम्मू कश्मीर से 5 मेंबर हैं, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से भी मतलब पूरे केंद्र शासित प्रदेश बाकी मिला दिया जाए तो उनसे मिलकर ये टोटल कितने हैं, 7। पूरे में बात करें तो दमन दीव और दादर नागर हवेली, तो दादर नागर हवेली इनसे 2 है, तो एक ये 2 और ये 3 एक ही में हो गया है। बाकी जो 4 है वहाँ से बाकी जो 5 है वहाँ से एक मेंबर लोकसभा में जाते हैं, तो 5 ये और 2 7, ये टोटल कितना हो गया, 7। तो ठीक है, ये पूरा सिनेरियो है वर्तमान में। यानी फ्यूचर में अगर राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 500, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, 552, निर्वाचित राज्यों की संख्या 30। अगर बढ़ाकर इसको 552 करना है तो बढ़ाना पड़ेगा कहाँ पे, राज्य में, यानी 6 सीट, यानी निर्वाचित अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, 50। यहाँ पे निर्वाचित अधिकतम सीटों की संख्या कितना, 543। तो फ्यूचर में अगर इसको बढ़ाकर अधिकतम 550 तक करना होता है तो राज्यों में बढ़ेंगी 6 और केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ेंगी 1। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आई होप ये पूरा डायग्राम आप समझ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसे राज्यसभा के बारे में कुछ परीक्षा से संबंधित आपने फैक्ट्स देखा था, वैसे ही लोकसभा के बारे में ये परीक्षा से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, आप इस पे देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा के गठन के बारे में। तो लोकसभा के गठन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लोकसभा के संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात कही गई है। इसे निम्न सदन या प्रथम सदन की संज्ञा भी दी जाती है। इसे लोकप्रिय सदन या जनता का सदन, जनता का प्रतिनिधित्व सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। ठीक है, इसे जनता का सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, ये तमाम अन्य नामों से भी जाना जाता है। आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसको जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। कौन सा व्यक्ति बन सकता है लोकसभा का मेंबर? तो पहला बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक कहने का मतलब अगर कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है तो लोकसभा का मेंबर तमिलनाडु से भी बन सकता है, गुजरात से भी बन सकता है, बिहार से भी बन सकता है, इधर बंगाल से भी बन सकता है, अरुणाचल प्रदेश से बन सकता है। यानी कोई भी भारत का नागरिक हो, किसी स्टेट का नागरिक होना अनिवार्य नहीं है। न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष। यानी कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूरा करता है तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या है? एलिजिबल है। लाभ का पद धारण नहीं करना, किसी सरकारी सेवा में न हो, पागल या दिवालिया न हो। ठीक है, और राज्यसभा में जैसे बताया 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा उसको दी गई है, तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसका चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के लिए सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है, यानी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, जो आगे वही जीते। यानी अगर रेस में 3 प्रतिनिधि है, ए, बी और सी, ए, बी, सी 3 प्रतिनिधि, और मान लीजिए कि 100 भी वोट यहाँ पे पड़ता है, तो जिसको सबसे वोट, मान लीजिए कि इसको 45 वोट मिला, इसको 40 वोट मिला, और इसको मान लीजिए कि 15 वोट मिलता है, 15 वोट मिलता है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला? 45 वाले को, तो ए को यहाँ पे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी को इसी में से किसी को मिलता है मान लीजिए कि 32 वोट मिलता है, किसी को 31 वोट मिलता है, किसी को 30 और नीचे समथिंग, तो यहाँ पे 32 वोट, यानी जिसको एक भी वोट पिछले प्रत्याशी से ज़्यादा मिल जाएगा उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। उसके बाद विजयी दल के समूह के नेता का चुनाव किया जाता है तथा इन्हीं सदस्यों मिलकर मंत्रिपरिषद का गठन, यानी लोकसभा में किसी मंत्रिपरिषद, वो दूसरा टॉपिक है। कार्यकाल बात करें, यानी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा से अलग लोकसभा एक अस्थायी सदन है, मतलब ये भंग होता है, समाप्त भी होता है। सामान्य तौर पे इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष, यानी सामान्य कंडीशन में लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना? 5 वर्ष होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है, यानी सामान्य कंडीशन में 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी अगर सरकार समाप्त हो जाती है या विघटन हो जाता है लोकसभा का, तो उससे पहले भी समाप्त हो जाता है। हालांकि राष्ट्रपति 5 वर्ष अवधि से पूर्व इसे विघटित कर सकता है, यानी इनका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है। सामान्य कंडीशन में 5 वर्ष, या विकट परिस्थिति में अगर बहुमत कम हो जाता है या लोकसभा का 5 वर्ष से पहले ही विघटन हो जाता है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो जाएगा।
ठीक है। अब सदस्यता की समाप्ति और एंटी डिफेक्शन लॉ एक ही साथ हम अगले लेक्चर में समझेंगे ये क्या होता है दल बल अधिनियम। आइए एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है। इसको आप थोड़ा सा एक दिमाग मतलब ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इनके अंतर को समझते हैं। तो आइए समझते हैं इनके अंतर। तो सबसे पहले चुनाव, तो लोकसभा की बात करें तो इसमें आम जनता चुनाव करती है वयस्क मतदान प्रक्रिया के तहत। अगर राज्यसभा की बात करें तो इसके सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष। तो पहला अंतर क्या है, ये प्रत्यक्ष ये अप्रत्यक्ष। इसमें जनता वोट करती है, इसमें राज्य विधानसभा के लोग वोटिंग करते हैं। कार्यकाल की बात करें तो इनका 5 साल है, ये एक स्थायी सदन है 1/3, लेकिन इनका कार्यकाल कितना है 6 वर्ष है। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या है 552, इसमें अधिकतम सीटों की संख्या है 250। इसमें वर्तमान सीटों की संख्या बात करें तो 543 और इसमें वर्तमान सीटों की बात करें तो 245। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। विधेयक, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यानी कुछ विशेष प्रकार के विधेयक होते हैं जो केवल लोकसभा में, जैसे ये है तो धन विधेयक केवल लोकसभा में। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं, यानी इसको कम पावर दिया गया है। वो विधेयक के प्रकार समझेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। उत्तरदायी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी जो पूरी भारत की मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी या जिम्मेदार होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे मंत्रिपरिषद डायरेक्ट रूप से रेस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। सदन, तो इसे निचला सदन आम जनता का सदन भी कहा जाता है, इसे ऊपरी सदन या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। इस्तीफा, यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक सदन में पारित नहीं होता है, यानी लोकसभा से पारित नहीं होता है, तो पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर कैबिनेट यहाँ पे पास नहीं हो तो इस्तीफा देना कोई अनिवार्य नहीं है। यानी कहने का मतलब मंत्रिपरिषद का कोई भी व्यक्ति अगर कोई विधेयक लाता है, अगर वो लोकसभा से पारित नहीं होता है तो पूरा सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा से अगर वो पारित नहीं होता है तो सरकार पर इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनोनीत सदस्य, राज्यसभा आंग्ल भारतीय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये पहले था 2020 में, मैंने बताया कि 2020 में ये मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति, कला, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए, शिक्षा नहीं है, साहित्य, कला है, साहित्य है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये खेल नहीं है, समाज सेवा और एक है विज्ञान। तो ये चारों से संबंधित ही राष्ट्रपति 12 लोगों को क्या करता है, मनोनीत करता है। मनोनीत मतलब इनका चुनाव नहीं होगा, इनको डायरेक्ट मतलब मनोनीत करके भेज दिया जाएगा। तो आई होप लोकसभा का स्ट्रक्चर, राज्यसभा का स्ट्रक्चर, इनका चुनाव, कार्यकाल, ये लोकसभा राज्यसभा में अंतर, ये तमाम स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। कल के अगले मतलब इसके संसद के पार्ट 2 लेक्चर में हम कैसे इन संसद सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है और इसके साथ साथ एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम, एक काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और 3-4 लेक्चर लेंगे और पूरे संसद को कंप्लीटली खत्म करने के पश्चात एक प्रैक्टिस सेट हम लेंगे इस पूरे संसद के टॉपिक से 50-60 क्वेश्चन घटना चक्र और तमाम किताब से लेने के पश्चात आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। और बहुत जल्द भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे लाइव हम जुड़े और लाइव के माध्यम से ही क्वेश्चन कराने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि वहां से आपके आंसर का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहां पे आंसर देंगे और वहां पे हम लोग सवाल जवाब करेंगे लाइव क्लास में। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है ये वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार पहुंचे हुए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।